breathing and This call is gases. now being recorded. Just to a short, I will give you the revision of altitude sickness and Cassam's disease. Then we will start with new chapter body fluids. Yesterday we have seen altitude sickness. So what was altitude sickness? When we go higher uh, onto the mountains, the partial pressure of oxygen starts to fall, and due to fall in partial pressure, although the CO2 partial pressure is less, but um, one starts suffering hypoxia, lack of oxygen. This is due to the fact that partial pressure of oxygen are far more less onto the mountains than on the plain region. Now, what is the treatment of this? Climb slowly so that red bone marrow can produce more RBCs, which will increase the density of the हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स. नाउ कैसन डिसीज भी वही है कि जैसे हम नीचे काफ़ी डीप ओशंस में डाइव करेंगे, तो वाइल कमिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड सरफेस, अगर सडन प्रेशर रहा तो नाइट्रोजन जो गैस के अंदर होता है या बॉडी के अंदर होता है वो बबल्स बना के फैटी लिपिड्स या न्यूरल टिश्यूज में अटैच हो जाता है, एंड ड्यू टू दैट बबल देयर कैन बी अ ब्लॉकेज एंड डेथ कैन बी ऑकर. सो इसको बचाने के लिए वी नीड टू डाइव स्लोली while कमिंग टुवर्ड्स द लैंड. ओके, मैंने ये इसलिए बताया कैसन डिसीज को ही डिसबैरिज्म बोलते हैं, ये याद रखना, डिसबैरिज्म. ओके, नाउ विल talk about new chapter, that is body fluids and circulation. Okay, now body fluids and circulation. We all know that blood is a specialized connective tissue. हमने वो structural organization in एनिमल्स में देखा था कि ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है अलॉन्ग विद बोन एंड कार्टिलेज. ब्लड की बात करें तो वो लिक्विड इन कंसिस्टेंसी होता है, एंड इट इज़ द मेन कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे हेड से लेके टो रीजन तक को कनेक्टेड रखता है, हर एक सिक्रीशन को ट्रांसपोर्ट करते रहता है एंड एवरीथिंग. ओके, सो बेसिकली ब्लड, अगर ब्लड की बात करें तो उसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाएंगे हम. सबसे पहला है प्लाज्मा एंड सेकेंड है फॉर्म्ड एलिमेंट. प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है, वेरस फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं जिसमें सेल्स आते हैं वो 45% इनटेक करते हैं पूरे ब्लड का. ना प्लाज्मा जो 55% है, उस 55% में 90 से 92% वाटर है एंड 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स है. 55% का 90% वाटर है एंड 6 to 8% प्रोटीन्स है. कौन से प्रोटीन्स हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन. ये कुछ हमने प्रोटीन्स लिखे हैं जिसमें एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन. एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स में है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. ओके, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, ये उनका दूसरा नाम है. रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं एंड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं. ओके, नौ प्लाज्मा प्रोटीन्स की फंक्शंस की अगर बात करें तो एल्ब्यूमिन जो कि मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है, आउट ऑफ 6 to 8%, 2 to 6% जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन है, मतलब 80% कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लाज्मा प्रोटीन का एल्ब्यूमिन होता है. सो एल्ब्यूमिन का फंक्शन की बात करें अगर, तो वो ब्लड ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है. ब्लड ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है सॉल्ट और वाटर का रेशियो मेंटेन रहना चाहिए. तो सॉल्ट और वाटर या ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करता है एल्ब्यूमिन. रिड्यूसेस ब्लड फ्लो या फ्रिक्शन मेंटेन रखता है एल्ब्यूमिन. नाउ ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन 2 to 4% होता है ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन. और जो ग्लोबुलिन है उसमें तीन टाइप्स है, अल्फा, बीटा एंड गामा. फंक्शन में जो रोल है, इसका जो रोल है ग्लोबुलिन का, वो इम्यूनिटी में मेजरली है. इट हैज़ अ रोल इन इम्यूनिटी एंड हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में. और बहुत सारे डब्ल्यूबीसीज में, डब्ल्यूबीसी के अंदर भी अगर पर्टिकुलरली बात करें तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी, आईजीजी जो है
एम, IgM, IgE, AD, ये सब जो है ये WBC के बी लिम्फोसाइट से बनते हैं, जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम के इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं। तो ये लोग भी कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। ओके, तो इम्यूनिटी में रोल होता है ग्लोबुलिन का। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, इट इज फिब्रिनोजेन। और फिब्रिनोजेन की अगर हम बात करें तो फिब्रिनोजेन 0.5 to 1% ही होता है और टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का 0.5 से 1% होता है प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजेन। एंड इसका मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। नो, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है कि whenever when there is a cut or trauma, blood start oozing out, ब्लड बाहर आने लगते हैं वेसल से। अगेन उसको स्टॉप करने की जो प्रोसेस है उसको हम ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। नॉन फोर्थ प्लाज्मा प्रोटीन इज प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कॉन्सेंट्रेशन इज 0 to 0.5%, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है बट इट डू एग्जिस्ट। एंड क्लॉटिंग फैक्टर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है 0.5% होने के बाद भी। तो 0.5% है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का, फंक्शन है क्लॉटिंग। ओके, तो ये चारों प्रोटीन्स हो गए। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करेंगे हम। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहला फॉर्म्ड एलिमेंट है आरबीसीज। आप देख पा रहे हो ये आरबीसी का स्ट्रक्चर है। एक आरबीसी को मैंने बाय कॉनकेव शेप का निकाला है, तो हमारी आरबीसी बाय कॉनकेव की है ऐसे। ओके, इसमें मैंने उसकी लेंथ भी निकाली है 7 माइक्रोन का, एंड 3 to 4 माइक्रोन की विड्थ है इसकी। तो इट इज अ बायलोब स्ट्रक्चर मेजरिंग अबाउट 7 माइक्रोन इन लेंथ। ओके, तो बायलोब्ड है, दो लोब्स हैं और दोनों लोब बीच में जॉइन है इस्थमस के थ्रू। 7 माइक्रोन की टोटल लेंथ है एंड 3 to 4 माइक्रोन का टोटल विड्थ है। बायकॉन्केव इन स्ट्रक्चर एंड ई न्यूक्लिएटेड। हमारी मैमल्स में जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, वो ई न्यूक्लिएटेड हैं एक्सेप्ट कैमल एंड इलामा। कैमल एंड इलामा एक ऐसे मैमल्स हैं जिनके अंदर ओवल होता है बायकॉन्केव की जगह एंड न्यूक्लिएटेड होता है। ओके, तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा। कैमल एंड इलामा उसके अंदर ओवल एंड न्यूक्लिएटेड होता है, जबकि बाकियों में बायकॉन्केव इन स्ट्रक्चर होता है। नाउ इट हैज 4 हीम हैविंग Fe2+ आयंस। इस आरबीसीज के अंदर हीमो हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। उस हीमोग्लोबिन में हीम नाम का एक प्रोटीन होता है जिसके अंदर Fe2+ रहता है। नाउ आरबीसीज की बात करें तो उसमें इट हैज नो सेल ऑर्गेनल्स, कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, ये सब कुछ भी नहीं है। बट राइबोसोम्स डू एग्जिस्ट। ओके, तो नो सेल ऑर्गेनल्स लाइक ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एक्सेप्ट राइबोसोम्स। अगर लाइफ स्पैन की बात करें कितने दिन तक ये लोग जिंदा रहते हैं, तो वो है 120 डेज। 120 डेज तक आरबीसीज जो है वो हमारे बॉडी में सरवाइव करती हैं, और उसके बाद फिर से न्यू आरबीसीज रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस होकर सर्कुलेशन में आते हैं। तो इसकी लाइफ टाइम याद रखनी पड़ेगी अपने को, नीट में कई बार ये क्वेश्चन भी आता है डायरेक्टली 120 डेज की। अब प्रोड्यूस कैसे होते हैं आरबीसीज? प्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं तो सबसे पहले ये लोग फर्स्ट टाइम योग सैक से बने थे। किसके थ्रू बने थे? योग सैक। योग सैक हम जब 12th में जाएंगे तो देखेंगे, वो एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। तो योग सैक के थ्रू बना है हमारा आरबीसी फर्स्ट टाइम। फिर आफ्टर बर्थ, जैसी बर्थ हो जाता है, बर्थ के बाद लीवर सबसे ज्यादा बनाता है, फिर रेड बोन मैरो बनाता है, एंड फिर स्प्लीन और बाकी जॉइंट्स बनाते हैं। और एडल्ट में होने के बाद सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग बोन मैरो या फीमर वाला रीजन। तो आप बोल सकते हो एडल्ट में सिर्फ बोन मैरो, जबकि बर्थ के बाद से लेके चाइल्डहुड तक लीवर, रेड बोन मैरो एंड स्प्लीन, एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज में फर्स्ट टाइम योक सैक। ग्रेवयार्ड की बात करें तो इट डाइज इन स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर ये मरता है। और काउंट की बात करें तो इसका काउंट है 5 से 5.55 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, 5 से 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब।
WBCs की बात करें तो ये था दैट्स ऑल अबाउट RBCs। WBCs की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, या इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। जैसे हम लोग RBCs को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, वैसे ही वी कॉल WBCs एज ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स कहाँ से बनते हैं? बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं, चाहे प्लेटलेट हो, चाहे रेड ब्लड सेल्स हो, या चाहे WBCs हो, सब के सब बोन मैरो के थ्रू ही बनते हैं। तो बोन मैरो के अंदर WBC का एक प्रोजेनाइटर सेल्स होते हैं जिसको माइलॉइड सेल्स बोलते हैं। माइलॉइड सेल्स दो टाइप के सेल्स को राइज देते हैं, एक ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा अग्रैन्युलोसाइट्स। जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उसके अंदर मेजरली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। जबकि अग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ओके, तो अग्रैन्युलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल ना हो और जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स हो उसको बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। इंपॉर्टेंस क्या है इस ग्रैन्यूल का? इस ग्रैन्यूल के थ्रू हम सेल को स्टेन कर सकते हैं, एंड स्टेनिंग के थ्रू हम अलग अलग जितने भी टाइप के सेल्स वहां प्रेजेंट हैं उस एरिया में WBC के, वी कैन रेक्टिफाई। तो ग्रैन्युलोसाइट्स के टोटल 3 सेल्स हैं। उसमें से पहला सेल्स का नाम है न्यूट्रोफिल, जो कि न्यूट्रल डाई से स्टेन होता है। सेकंड है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल जो डाई होता है वो एसिडिक डाई होता है। थर्ड होता है बेसोफिल, जो कि बेसिक डाई से स्टेन होता है। तो 3 टाइप्स हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग दे आर दे आर नेम अकॉर्डिंगली। अगर न्यूट्रल डाई से स्टेन हो रहा है तो न्यूट्रोफिल, एसिडिक डाई से स्टेन हो रहा है तो इयोसिनोफिल, एंड बेसिक डाई से स्टेन हो रहा है तो बेसोफिल। और ग्रैन्युलोसाइट में ग्रैन्यूल्स है ही नहीं, तो उसके अंदर बिल्कुल भी स्टेनिंग नहीं होती है, सिर्फ एक ही बेसिक डाई से स्टेनिंग होती है साइटोप्लाज्म की। तो इसमें 2 टाइप के सेल्स आते हैं। एक है लिम्फोसाइट्स, जिसमें फर्दर 2 टाइप के सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। अभी जो मैंने ऊपर ग्लोबुलिन प्रोटीन बोला, जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनाता है, वो बी लिम्फोसाइट, ये वाला जो बी है यही बनाता है। ओके, नाउ मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स, ये 2 अग्रैन्युलोसाइट्स के टाइप्स हैं। अब ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें हम, दे हैव ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म एज वी हैव डिस्कस, एंड दे कैन बी स्टेन्ड। हम उसको स्टेन करके इजीली देख सकते हैं। तो क्योंकि हमें पता है 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इयोसिनोफिल्स, तो हम इसको कंपैरेटिवली पढ़ेंगे ताकि वी कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंस। अगर न्यूट्रोफिल की बात करें तो दे आर स्टेन्ड बाय न्यूट्रल डाई। बेसोफिल की बात करें तो दे आर स्टेन्ड बाय बेसिक डाई। एंड इयोसिनोफिल्स की बात करें तो दे कैन बी स्टेन्ड बाय एसिडिक डाई। अगर नंबर की बात करें तो 2 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस उसके अंदर दिखेंगे। देखो ये सेल है WBC का न्यूट्रोफिल, इसके अंदर क्या है? सबसे पहले ये पिंपल्स आपको दिख रहे होंगे ऐसे स्मॉल, ये क्या है? सारे ग्रैन्यूल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में बैठे हुए हैं। these ग्रैन्यूल्स के बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा। न्यूक्लियस को मैं ब्लू कलर से यहाँ पे रिकॉग्नाइज कराता हूँ। ये आपको देखो, ये एक, ये 2। अगर 2 न्यूक्लियस भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, मतलब ये जो मैंने 3 ब्लू कलर किए हैं ये तीनों भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, और आखिरी वाला 5 भी मिल सकते हैं। तो 2 to 5 लोब्ड के न्यूक्लियस मिलेंगे। 2 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस, वो 2 से शुरू होता है, 5 तक जाता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स मिलेंगे ऐसे साइड में, जैसे आपको पिंपल पिंपल दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रोफिल्स। बाजू में ग्रेन्यूल्स और अंदर कॉन्सेंट्रेटेड बहुत सारे न्यूक्लियस, वो 2 से लेके 5 न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रोफिल्स। वहीं स्टेन करने के बाद बेसिक डाई के बाद अगर हमें एस शेप का साइटोप्लाज्म दिख रहा, एस शेप का, सॉरी, न्यूक्लियस दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं,
यहाँ पे हम ये बेसोफिल कैसे पहचानेंगे, इसके न्यूक्लियर कंटेंट्स। अगर न्यूक्लियस एस शेप का है, डब्ल्यूबीसी को रिकॉग्नाइज करने का सबसे बेस्ट टेक्निक होता है न्यूक्लियस पहचानो। एनसीईआरटी में तुम्हें कनेक्टिव टिश्यू में काफ़ी डब्ल्यूबीसी के स्ट्रक्चर दिए हैं, तो उसके अंदर भी मैट्रिक्स के अंदर हमें इयोसिनोफिल और बेसोफिल पहचानने में काफ़ी मदद होती है, और मोनोसाइट्स। तो आपको ये देखना है न्यूक्लियस कैसा है। अगर न्यूक्लियस एस शेप का है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेसोफिल। डन, दिस इज बेसोफिल। और ग्रैन्यूल्स तो उसमें भी रहेंगे एज इट इज। और इयोसिनोफिल की बात करें तो उसमें चश्मे के शेप का, स्पेक्स के शेप का न्यूक्लियस मिलेगा, या तो हेडफोन के शेप का मिलता है। ओके, स्पेक्स शेप का या तो हेडफोन शेप का। एंड ये दोनों भी इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। इयोसिनोफिलिन एसिडिक डाई है, तो हम डाई देखेंगे और उसके बाद न्यूक्लियस देखेंगे, और हम वी कैन इजीली रेक्टिफाई कौन कौन सा है। तो एक में बाइलोब, एक में एस शेप, एंड एक में 2 to 5 लोब। अगर परसेंटेज की बात करें तो न्यूट्रोफिल सबसे, सब डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा मेजर नंबर में डब्ल्यूबीसी जो है वो न्यूट्रोफिल है। मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर एक बॉडी के अंदर 100 डब्ल्यूबीसी हैं, तो उस 100 डब्ल्यूबीसी में से 60 से 70% जो डब्ल्यूबीसी मिलेगा वो है न्यूट्रोफिल। उसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है डब्ल्यूबीसी में। हर 100 में से अगर 60 या 70% न्यूट्रोफिल है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन द डोमिनेंसी लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल। ठीक है। और बेसोफिल की बात करें तो 0.5 to 1% टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट में 1% सेल्स होते हैं बेसोफिल्स, एंड 1 to 3% होते हैं इयोसिनोफिल, जबकि न्यूट्रोफिल कितना है, 60 से 70% के बीच में। नाउ ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड, न्यूट्रोफिल को माइक्रो पुलिसमैन बोलते हैं, क्योंकि ये लोग फॉरेन एंटीजेंस, जो भी चीजें कोई इन्फेक्टिव एजेंट, पैथोजेंस हो, उन सब को ढूंढ के फैगोसाइटोसिस मतलब खा जाने का काम करता है न्यूट्रोफिल। इसलिए उसको माइक्रो पुलिसमैन बोलते हैं, क्योंकि जैसे पुलिस चोर ढूंढते रहती है, न्यूट्रोफिल फॉरेन एजेंट्स ढूंढते रहते हैं जो बॉडी को बीमार करने आए हैं। ओके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड माइक्रो पुलिसमैन। जब और इनका काउंट न्यूट्रोफिल का कितना होता है, 4 to 6,000। 4 to 6,000 पर मिलीमीटर क्यूब। हर एक क्यूब बना लो बॉडी के अंदर 1 mm का, उसके अंदर कितना हमें डब्ल्यूबीसी मिलेगा, 4,000 से 6,000 के आसपास। अब अगर न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाए तो उसको हम न्यूट्रोसाइटोसिस बोलते हैं, और अगर उसका काउंट कम हो जाए तो उसको हम न्यूट्रोपेनिया बोलते हैं। पेनिया मतलब कम, साइटोसिस का मतलब होता है ज्यादा। तो जिसके आगे साइटोसिस लगा रहे मतलब उसका नंबर बढ़ जाना, जिसके टर्म के आगे पेनिया लिखा रहा मतलब उसका नंबर कम हो जाना। जैसे एरिथ्रोसाइटोसिस में बोल दूं तो मतलब आरबीसी काउंट बढ़ना, एरिथ्रोपेनिया बोल दूं इसका मतलब आरबीसी काउंट कम हो जाना। तो न्यूट्रोसाइटोसिस मतलब एनी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल या प्रोटोजोअन हो तो उसमें बढ़ जाता है न्यूट्रोफिल काउंट, या न्यूट्रोसाइटोसिस दिखता है। न्यूट्रोपेनिया की बात करें तो टाइफाइड। टाइफाइड एक ऐसा डिसीज है जहाँ पे न्यूट्रोसाइट्स के काउंट काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि साल्मोनेला बैक्टीरिया जो है टाइफाइड का, वो हेवीली टारगेट करता है न्यूट्रोफिल्स को, और हमारे इम्यूनिटी में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेल न्यूट्रोफिल का नंबर कम कर देता है। तो फंक्शन क्या है फैगोसाइटोसिस, लाइफ स्पैन कितना है, 3 to 5 डेज। ओके, कितने दिन तक न्यूट्रोफिल जिंदा रहता है ब्लड में, 3 से 5 दिन तक। वहीं अगर हम बात करें बेसोफिल्स की, तो एस शेप न्यूक्लियस हमने देखा। बेसोफिल्स 3 चीजें सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, हेपेरिन, जिसको हम एंटी कोआगुलेंट भी बोलते हैं, जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। हिस्टामिन, जिसको वासोडायलेटर बोलते हैं, ब्लड वेसल्स में वो डायलेशन का काम करता है, जिसकी वजह से प्रेशर काफी बढ़ जाता है। सॉरी, बढ़े हुए प्रेशर को कम कर देता है। अगर ब्लड में प्रेशर ज़्यादा है तो वासो डायलेशन की वजह से ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है या नॉर्मल की तरफ जाता है।
और ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर है, ब्रोंकस की जो लेंथ है, ल्यूमेन है, वो छोटी कर देता है जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है और हमें थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की लैक हो सकती है। तो हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है, हिस्टामिन वासोडायलेटर ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर है, एंड सेरोटोनिन जिसका दूसरा नाम है 5-HT, वो वासो कंस्ट्रिक्टर है एंड ब्रोंकोडायलेटर है। यू कैन सी जस्ट ऑपोजिट टू हिस्टामिन, हिस्टामिन वासोडायलेटर है तो सेरोटोनिन वासो कंस्ट्रिक्टर है। अगर हिस्टामिन ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर है तो सेरोटोनिन वासो ब्रोंको डायलेटर है। ओके, तो दोनों ऑपोजिट काम कर रहे हैं। फंक्शन बेसोफिल का मेजरली क्या होता है? एलर्जी को कंट्रोल करना। टू टैकल द एलर्जिक कंडीशंस, हम लोग बेसोफिल्स को देखते हैं काफी कि वो उसका रोल एलर्जी में काफी ज्यादा होता है। इयोसिनोफिल्स की बात करें तो हमने पहले ही देखा उसका नंबर कम होता है पर बेसोफिल से ज्यादा होता है। तो इयोसिनोफिल का 1 to 3% होता है। हेडफोन शेप या स्पेक शेप का न्यूक्लियस होता है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। फंक्शन क्या है? रोल इन एलर्जी एज वेल एज वर्म इन्फेक्शन। अगर हमें कोई भी प्लेटी हेलमिन्स या एस्क हेलमिन्स का इन्फेक्शन हो जाए, चाहे टेप वर्म का, चाहे राउंड वर्म का, चाहे वूचेरिया बैंक्रॉफ्टी या वूचेरिया मलाई, तो हमेशा आईजीई का रेशो बढ़ा रहता है। और ये जो आईजीई का रेशो बढ़ा है ये या तो एलर्जी सिग्निफाई करेगा या तो कोई वर्म का इन्फेक्शन। ओके, और ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें तो दे हैव नो प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्युल्स इन साइटोप्लाज्म एंड कैनॉट बी स्टेन्ड, और उनको हम स्टेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ग्रैन्युल्स ही नहीं है। जब ग्रैन्युल्स ही नहीं है तो साइटोप्लाज्म को स्टेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज दे कैनॉट रिटेन द कलर। नाउ ऑर्गेनुलोसाइट्स में दो टाइप है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो पहले हम लिम्फोसाइट्स पढ़ेंगे। लिम्फोसाइट्स नॉर्मल सर्कुलर सेल है जिसमें नॉर्मल थोड़ा सा बड़ा न्यूक्लियस मिलता है, वो भी सर्कुलर। तो लिम्फोसाइट्स के दो टाइप्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स के फर्दर दो टाइप्स हैं, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। मेमोरी बी सेल्स का फंक्शन क्या है? दे जस्ट रिमेम्बर द लास्ट पैथोजन एक्टिविटी। मान लो आपको 6 महीने पहले कोई XYZ पैथोजन ने या XYZ बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कॉज किया है। 6 महीने बाद वो बैक्टीरिया वापस कॉज करेगा तो आप पहली बार बीमार पड़े थे, दूसरी बार आप उतना बीमार नहीं पड़ते हो। इसका मेन लॉजिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में पिछले इन्फेक्शन को हमने कैसे टैकल किया था ये बात याद रखते हैं वो लोग। और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेमोरी बेस्ड प्रॉपर्टी। तो मेमोरी बेस्ड प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि बी सेल्स में कुछ सेल्स सिर्फ यही नोट डाउन करते रहते हैं बॉडी में कौन किसको मार रहा है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेमोरी प्रॉपर्टी। ओके, तो ये बी सेल्स में भी है और टी सेल्स में भी है। अब देख सकते हैं बी मेमोरी एंड टी मेमोरी। ये रहा बी मेमोरी एंड ये रहा टी मेमोरी। ओके, और सेकंड है प्लाज्मा सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स में प्लाज्मा सेल्स वही एंटीबॉडीज बनाने वाले, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, ऐसे 5 टाइप के एंटीबॉडीज हैं। टी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो टी लिम्फोसाइट्स के 4 सेल्स हैं। एक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मेमोरी सेल्स, टीएम या मेमोरी सेल्स। टीएस की बात करें, ये सेकेंड सेल है एंड टीएस जो है वो ट्यूब टी लिम्फोसाइट का सप्रेसर सेल है। ये कोई ना कोई एक्टिविटी जो साइटोटॉक्सिक अगेंस्ट द बॉडी कर रहा है उसमें उसको इनहिबिट करने का काम करता है या रोकने का काम करता है टी सप्रेसर। टी हेल्पर की बात करें तो टी लिम्फोसाइट्स ने कोई पैथोजन पकड़ा है, वो बी लिम्फोसाइट को मेमोरी के पास भेजता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करने की, इसको हम टी हेल्पर सेल्स इसलिए उसका नाम बोलते हैं उस सेल्स का। टी हेल्पर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। टी हेल्पर, अगर टी हेल्पर सेल्स का नंबर कम हो जाता है तो अक्सर एड्स हो जाता है। एड्स के जो वायरस हैं वो टी हेल्पर सेल्स को ही टारगेट करते हैं क्योंकि हमारी मेन इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट के प्लाज्मा सेल्स से जुड़ी हुई है। तो अगर वो एक्टिवेट ही ना हो तो ना ही बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा और ना ही एंटीबॉडी एक्टिवेट होगा और ना ही इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके,
तो टी हेल्पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। फिर नेक्स्ट है टी किलर। टी किलर सेल्स क्या करते हैं, कोई भी पैथोजन, अगर मान लो एक एरिया है जहाँ पे 4-5 सेल्स थे जिसको पैथोजन ने इन्फेक्ट किया है, तो उस एरिया में बैक्टीरिया सेल्स को बचा के फैगोसाइटोसिस करने का काम कौन करता है, टी किलर सेल्स। टी हेल्पर का फंक्शन हमने देख लिया, सप्रेसर, किलर को सप्रेस करता है, उसकी एक्टिविटी जब ओवर हो जाए या एक टाइम से ज़्यादा हो जाए। और लास्ट में टी मेमोरी, जो मेमोरी बेस रिकॉर्ड्स रखता है। मैक्रोफेज की बात करें तो किडनी और बीन शेप इन स्ट्रक्चर है, किडनी या बीन शेप, एंड ये बिगेस्ट डब्ल्यूबीसी हैं बॉडी के। ओके, सबसे बिगेस्ट डब्ल्यूबीसी हैं बॉडी के। काउंट इनका 8 to 10% है। तो यहाँ पे दो टर्म्स हो गए, एक बिगेस्ट इन नंबर, एक बिगेस्ट इन साइज। बिगेस्ट इन साइज मैक्रोफेज है एंड बिगेस्ट इन नंबर न्यूट्रोफिल्स है। ओके, तो न्यूट्रोफिल्स को माइक्रो पुलिसमैन बोला जाता है, वैसे ही मैक्रोफेजेस को मैक्रो पुलिसमैन बोला जाता है। उनकी साइज काफी बड़ी होती है, दे आर कॉल्ड मैक्रो पुलिसमैन। फंक्शन उनका क्या है, फैगोसाइटोसिस एंड स्कैवेंजर्स। फैगोसाइटोसिस मतलब बाहर के एजेंट्स को एनगल्फ करना, बाहर के पैथोजन को एनगल्फ करना। और स्कैवेंजर सेल्स मतलब अगर उसको लग रहा है ये फॉरेन एजेंट है या ये बॉडी को परेशान करेगा, तो जो भी सेल आप डेड फॉर्म में भी दिखेगा वो उसको भी डीके कर लेता है या उसको भी फैगोसाइटोसिस कर लेता है या खा लेता है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर सेल्स। तो टी लिम्फोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर सेल्स। लोकेशन क्या है मोनोसाइट्स की, यूजुअली ब्लड में मिल जाती है। तो टिश्यू की बात करें तो मैक्रो, अगर टिश्यू में मोनोसाइट जाके ट्रांसपोर्ट हो जाए तो उसको मैक्रोफेज बोलेंगे। वैसे लीवर में जाके बैठ जाए तो कफर सेल्स, एंड ब्रेन में जाके बैठ जाए तो मीजोग्लिया। ये कुछ लोकेशंस हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जो मोनोसाइट्स के लोकेशन के हिसाब से अलग अलग नाम है। पहला है टिश्यू, टिश्यू के अंदर हम उसे मैक्रोफेज बोलते हैं। दूसरा है लीवर, लीवर के अंदर हम उसे कफर सेल्स बोलते हैं। और तीसरा है ब्रेन, ब्रेन को हम, ब्रेन के अंदर जो मोनोसाइट्स हैं अगर वो प्रेजेंट है तो उसको हम मीजोग्लिया बोलते हैं। मीजोग्लिया का फंक्शन सेम रहेगा फैगोसाइटोसिस एंड स्कैवेंजर सेल्स का। ओके, तो दिस इज एन ओवरव्यू, आई होप आप एक बार घर पे पढ़ लें, ठीक है।